नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसे एक होटल में कमरा नहीं मिला तो उसने प्रण लिया नेता बनने का। और नेता बना भी ऐसा कि उसके चुनावी मैदान में उतरने के बाद, उसके सियासत में आने के बाद से आज तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपना पैर नहीं जमा पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नंदमूरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव यानी एनटीआर की। क्या था एनटीआर में कि लोग उनसे इतना सम्मोहित हो जाया करते थे? तो चलिए बताते हैं। एनटीआर का जन्म कृष्णा जिले के निम्बाकुरु गांव में हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन गांव में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से एनटीआर अपने मामा के घर चले गए विजयवाड़ा। वहीं पर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद मद्रास सिविल सर्विस एग्जाम में भी बैठे और उसके बाद इस एग्जाम को पास करके वो सब रजिस्ट्रार के पद पर कुछ दिनों तक काम किए। लेकिन इस नौकरी चाकरी में एनटीआर का मन कहाँ लगने वाला था और अंततः उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और बढ़ गए फिल्मी दुनिया की तरफ। 1949 में उनकी पहली फिल्म आई मना देशम और उसके कुछ ही समय बाद एक अंग्रेजी नाटक पिजारो पर आधारित एक फिल्म आती है पाले तुरी पिल्ला, जिसमें कि वो लीड रोल किए। और इस लीड रोल करने के बाद, वो मेन एक्टर बनने के बाद उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने लगी, क्योंकि ये फिल्म तेलुगु भाषियों के बीच में सुपरहिट साबित हो गई। उसके बाद रामाराव का फिल्मी कैरियर का सितारा चमकना शुरू हुआ और वो वक्त दर वक्त, समय दर समय एक से एक मूवी करते गए। ज़्यादातर उनकी जो मूवी है उसमें वो हिंदू पुरानी कथाओं पर, देवी देवताओं पर आधारित फिल्मों में ही काम किए, जिसमें ज़्यादातर वो राम, कृष्ण, भीम आदि के रोल को वो निभाए हैं। और ये सब करके उनकी लोकप्रियता तेलुगु भाषियों के बीच में, साउथ इंडिया में, खासकर आंध्र प्रदेश में काफ़ी अधिक बढ़ चुकी थी। रामाराव ने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों ने उन्हें जनता के बीच में खासा लोकप्रिय कर दिया। अब किस्सा उस घटना का जिस घटना ने इस अभिनेता को नेता बनने पर मजबूर कर दिया। तो ये घटना है 80 के दशक का। 80 के दशक के शुरुआती दिनों में ही रामाराव नेल्लोर के दौरे पर गए हुए थे। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का एक छोटा शहर है और उस वक्त छोटे शहरों में होटलों की अच्छी खासी कमी रहा करती थी। तो रामाराव को कहीं पर कमरा नहीं मिलने की वजह से वो सर्किट हाउस ही चले गए। लेकिन सर्किट हाउस भी उस दिन फुल था, एक भी कमरा खाली नहीं था। तो वैसे स्थिति में रामाराव ने के स्टारडम को देखते हुए, उनके शोहरत को देखते हुए, सर्किट हाउस के जो केयर टेकर थे उन्होंने रामाराव को एक कमरा कुछ घंटों के लिए अलॉट कर दिया, जो कि किसी मंत्री के नाम पर बुक था। रामाराव कमरा में जाते ही बाथरूम चले गए नहाने के लिए। तब तक में वो मंत्री वहां पहुंच जाते हैं। मंत्री को जब पता चला कि उनके कमरे में कोई और रुका हुआ है, वो केयर टेकर को बहुत अधिक सुनाए, बहुत खरी खोटी सुनाए और रामाराव को भी वो कमरा खाली करना पड़ा सर्किट हाउस का। ये बात रामाराव को अंदर से झकझोर दिया था। उसे कुछ ही दिनों बाद उनका मुलाकात होता है उनके मित्र नागा रेड्डी से और नागा रेड्डी को रामाराव अपनी इस आप बीती के बारे में बताते हैं। नागा रेड्डी बोलते हैं कि तुम कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, कितनी भी दौलत शोहरत कमा लो, लेकिन असली ताकत तो इन नेताओं के पास है। उस दिन रामाराव ने तय किया कि मुझे अब नेता बनना है, मुझे अब अपनी पार्टी बनानी है और चुनाव में आना है। लेकिन इंतजार था एक अच्छे वक्त का और ये वक्त उन्हें मिल जाता है कुछ ही वक्त बाद 1982 में। राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे। पार्टी के काम से वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद के बेगमपट्टम हवाई अड्डे पर जब उतरते हैं तो वहां पर राजीव गांधी को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ गई और ये भीड़ की वजह से राजीव गांधी थोड़े खफा हो गए। राजीव गांधी को रिसीव करने पहुंचे हुए थे उस वक्त के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी अंजैया को राजीव गांधी बहुत ही खड़ी खोटी सुनाए। उसे इतना
अधिक डांटें सबों के सामने कि दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के अखबारों के पहले पन्ने पर यह सुर्खी बन गई कि राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री टी अंजैया को किस तरीके से डांटा, और ये रामाराव को सुनहरा मौका दिखा। रामाराव ने 29 मार्च को 1982 में इस घटना को देखते हुए अपनी पार्टी तेलुगु देशम बनाए और ये बोला आंध्र के लोगों से, आंध्र प्रदेश के लोगों से कि ये अपमान हमारे केवल मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, ये कांग्रेस के द्वारा पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों का अपमान है और हमें कांग्रेस को सबक सिखाना ही होगा। रामाराव बोले, मेरी उम्र लगभग में 60 हो चुकी है, 300 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुका हूं, लेकिन अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और जनता को इज्जत और स्वाभिमान दिलाना चाहता हूं। कोई बाहर से आया हुआ कांग्रेसी नेता हमारे राज्य के, हमारे प्रांत के लोगों का अपमान नहीं कर सकता। ये बात लोगों के जहन में बैठ गई और इसका नतीजा दिखता है 9 महीने के बाद आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उस वक्त रामाराव का ये आह्वान काम आया और तेलुगु देशम और उनके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर के आंध्र प्रदेश के विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। इस 2/3 बहुमत हासिल करने का ये जो घटना था कि मात्र 9 महीने पुरानी पार्टी आंध्र प्रदेश के चुनाव में इतनी अधिक बहुमत हासिल कर ली, ये बात दिल्ली से लेकर के हैदराबाद तक दौड़ने लगा। सारे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सत्ता के लोगों, सारी सियासती गलियारों में ये सुर्खी बन रखा था, ये एक मुद्दा बन रखा था कि कैसे महज 9 महीने पुरानी पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। और अखबारों में लिखा जाने लगा कि शायद आंध्र प्रदेश के लोगों का मिजाज भी तमिलनाडु के लोगों के मिजाज की तरह फिल्मी सितारों की तरफ झुक गया है। अब बात करते हैं उस घटना का जिसमें रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और ये घटना है 1984 का। 1984 का दौर था। रामाराव अपने बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका चले गए थे। अमेरिका से जब वापस आते हैं और जैसे ही वो रामाराव अमेरिका गए, उनके खिलाफ हैदराबाद में सियासती षड्यंत्र प्रारंभ हो चुका था। जब रामाराव हैदराबाद वापस आते हैं अमेरिका से बाईपास सर्जरी करवा कर व्हील चेयर में, तो 14 अगस्त का दिन था। उसके दूसरे दिन 15 अगस्त को वो अपनी राजकीय औपचारिकता पूरी करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और उसी दिन उनके खिलाफ राजभवन में षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। उस वक्त के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ठाकुर रामलाल राजभवन में थे और उनके सामने थे तेलुगु देशम के एक बागी नेता एन भास्कर राव। एन भास्कर राव राज्यपाल को बोलते हैं कि साहब, मेरे पास तेलुगु देशम के 99 विधायकों का समर्थन है। अगर कांग्रेस ने भी अपने 97 विधायकों का समर्थन दे दिया तो इस 294 सदस्य वाली विधानसभा में बहुमत यानी 148 का आंकड़ा मैं पार कर लूंगा और मेरी सरकार बन सकती है। यह बात सुन करके राज्यपाल बिना इनके दावे की जांच परख किए, बिना रामाराव को फ्लोर टेस्ट का मौका दिए, विधानसभा में सरकार गिराने का फरमान वो भेज देते हैं दिल्ली और दिल्ली में ये बिल पास हो जाने की वजह से अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है। आनंद फानन में भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद का शपथ भी दिला दिया गया और इसके बाद होता है सियासती खेल शुरू, सियासती गहमा गहमी शुरू। आंध्र से लेकर के पूरे दिल्ली तक इसका बिगुल फूंक चुका था कि ये गलत हुआ है। हैदराबाद समेत पूरे आंध्र प्रदेश में 26 से भी अधिक लोग इस दंगे में, इस तोड़फोड़ में मारे गए और काफी लोग घायल हुए। उधर दिल्ली में पूरा का पूरा विपक्ष कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो रखा था, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो उस वक्त की लोक दल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी हो, सारे के सारे वामपंथी दल तक रामाराव के समर्थन में और कांग्रेस के विरोध में खड़े हो रखे थे। सारे के सारे लोग सड़क पर उतर आए थे और इधर रामाराव अपने समर्थन विधायकों को साथ लेकर के दिल्ली राष्ट्रपति भवन परेड के लिए निकलते हैं। इसमें बताते चले कि उस वक्त जो ये परेड के लिए निकले
राष्ट्रपति भवन में, तो उस वक्त इनके समर्थक विधायकों में उस वक्त के भाजपा से रहे विधायक और आज के हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल थे। और ये सभी मिलकर के 161 का आंकड़ा पार करते हैं, यानी बहुमत जितना चाहिए उससे 13 अधिक, और जाकर के ये राष्ट्रपति भवन पर पहुंचते हैं। ये घटना इतना तुल पकड़ लेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। विदेशी मीडिया में तो दिन रात सैटेलाइट के माध्यम से इसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, और उस वक्त चूंकि भारत में टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था तो प्रिंट मीडिया इस पे अपना पूरा दमखम दिखा रही थी, पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अपने फ्रंट पेज पर छाप रही थी। अंततः जब राज्यपाल के खिलाफ इतना विरोध होने लगा, कांग्रेस के खिलाफ इतना विरोध होने लगा, तो इंदिरा गांधी अपनी सफाई पेश करती हैं। इंदिरा गांधी बोलती है कि इस मामले में केंद्र की संलिप्तता नहीं है, ये केवल राज्यपाल के स्तर से हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्यपाल के एप्लीकेशन पर आखिरी मोहर तो केंद्र ही लगाती है, तो केंद्र अपनी संलिप्तता से हाथ कैसे मोड़ सकती है। अंततः इन सभी प्रदर्शन के बाद, इस पूरे आंदोलन के बाद गवर्नर को सीट खाली करना पड़ा और उस वक्त साफ सुथरी छवि के नेता माने जाने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल बनाकर भेजा गया। लेकिन यह मामला उस वक्त भी शांत नहीं होना था। यह मामला शांत हुआ तब जब बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति में इस सरकार को गिरा करके एनटी रामाराव को वापस से मुख्यमंत्री बनाया गया, और यह हुआ 16 सितंबर 1984 को। और तब से अपने कार्यकाल तक रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। यहां पर इसी दौरान अक्टूबर 1984 का दौर था और उसी वक्त इंदिरा गांधी का हत्या भी हो जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या होते ही देश में हुए लोकसभा चुनाव में एक सहानुभूति लहर चल पड़ी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में रामाराव के स्टारडम के सामने, उनकी लोकप्रियता के सामने इंदिरा गांधी के लिए सहानुभूति लहर भी फीका पड़ गया। और उस वक्त के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के 42 सीटों में से 30 सीट तेलुगु देशम ने ही जीता। अब वक्त बदला, दौर बदला और वक्त आया 1989 का। इस दौर में बोफोर्स घोटाले का हंगामा पूरे देश में, पूरे भारत में चीख चीख कर चारों तरफ हंगामा मचाए हुए था। लोग कांग्रेस से जवाब मांग रहे थे कि ये बोफोर्स तोप घोटाला क्यों, कैसे, क्या है सच्चाई। और उस वक्त सारे विपक्ष एक हो रहे थे और उन विपक्षों के एक होने के वक्त में रामाराव पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में शिरकत करते हुए नजर आते हैं। रामाराव उस वक्त पूरे विपक्षों का जो ये अलायंस बना, उनका एक गुट बना, इस गुट के वो राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। और तब से लेकर के अपने जीवन काल तक एनटीआर ही राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष बने रहे। उनका कोशिश था कि किसी भी तरीके से इस पूरे विपक्षियों का जो ये राष्ट्रीय मोर्चा है उसे एकजुट रखा जाए। रामाराव का ही असर था कि उस वक्त भारत में हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल की तरफ से बीपी सिंह की सरकार बनती है और बीपी सिंह की सरकार बनने की वजह से इनका कद राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक बढ़ गया। अब किस्सा दूसरी शादी और धोखाधड़ी का। एनटी रामाराव की पहली शादी 40 के दशक में उनके मामा की बेटी से हुई, लेकिन 80 के दशक आते आते उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और 70 के उम्र में रामाराव 33 वर्षीय लक्ष्मी शिव पार्वती नामक एक तेलुगु लेखिका से विवाह करते हैं। इस विवाह का विरोध उनके परिवार की तरफ से बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वो विवाह किए। उसके बाद 1994 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा का एक चुनाव आता है। इस चुनाव में तेलुगु देशम को बड़ी जीत मिली, 216 सीट तेलुगु देशम को मिला और कांग्रेस मात्र 26 सीट में ही सिमट गई और रामाराव फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू को वित्त मंत्री बनाते हैं। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू का दर्जा उस पूरे
मंत्रालय में दूसरे नंबर पर का था, लेकिन ये दर्जा, ये हैसियत सिर्फ कहने मात्र के लिए था, क्योंकि असली धमाल वहां पर मचाने वाली जो महिला थी वो रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी शिव पार्वती थी, जिसका विरोध केवल परिवार ही नहीं अब राजनीतिक गलियारे में भी होने लगा था। लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था ये कल की आई महिला हम पर हुक्म चलाए, और इसकी वजह से लोग अब रामाराव के विरोध में आने लगे, और उसकी वजह से एक विरोध का बिगुल फूकता है। लेकिन इस विरोध के बिगुल फूकने वाले कोई और नहीं, रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ही थे। उस विरोध में 1995 में उस विरोध में चंद्रबाबू नायडू का ऐसा जोर चला कि तेलुगु देशम को अंततः टूटना पड़ गया और तेलुगु देशम दो भागों में बढ़ गई। एक गुट जो रामाराव के समर्थन में थी और दूसरी गुट जो कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में थे। और दिलचस्प बात यह है कि रामाराव के बेटे भी अपने पिता के साथ होने की बजाय चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में खड़े थे। अंततः रामाराव को इस्तीफा देना पड़ा, कोई विकल्प नहीं बचने की वजह से, और इस इस्तीफे के बाद तेलुगु देशम की तरफ से चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनते हैं। रामाराव ने चंद्रबाबू नायडू को बहुत कुछ कहा, मीडिया के सामने भी और हर जगह भी। रामाराव फिर से पार्टी को संगठित करने में लग गए, लेकिन अब वक्त कुछ और था, दौर कुछ और था। सुबह ही रामाराव की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद से इस पूरे पार्टी तेलुगु देशम का विरासत मिलता है उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू को, और तब से चंद्रबाबू नायडू इस तेलुगु देशम के प्रमुख रहे और काफ़ी लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के राजनीति में अपने दमखम के बल पर मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, और आज भी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। धन्यवाद।